भारत की परंपरा में ज्ञान को ईश्वर से कम नहीं माना गया है। ज्ञान को देवी सरस्वती के रूप में पूजा गया, जो बताता है कि यहाँ ज्ञान को दैवीय दर्जा मिला। प्राचीन भारत में ज्ञान सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं था, वो जीवन जीने का तरीका था। नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला, वल्लभी जैसे विश्वविद्यालय केवल पढ़ाई की जगह नहीं थे, वे आध्यात्मिक तपोभूमियां थीं। इनमें अध्ययन करने वाले शिष्य तपस्वी माने जाते थे। वहाँ कोई फीस नहीं ली जाती थी, क्योंकि ज्ञान को व्यापार नहीं, सेवा माना जाता था। जब ज्ञान को भगवान माना जाता है, तो अज्ञान, लालच और सत्ता के भूखे लोग उससे डरते हैं। इसीलिए कई बार ज्ञान के केंद्रों पर हमला किया गया, जैसे नालंदा को जलाना, क्योंकि अगर लोग जागरूक हो जाएं, तो उन्हें झूठ से नहीं डराया जा सकता। बौद्ध, जैन, वैदिक और अन्य परंपराओं में ज्ञान को मुक्ति का साधन माना गया है। बुद्ध ने कहा, अप्प दीपो भव, स्वयं प्रकाश बनो। और ज्ञान की आग से सब कर्म जल जाते हैं, यानी ज्ञान सिर्फ जानकारी नहीं, आत्मा का उद्धार है। नालंदा विश्वविद्यालय उसी युग का उदाहरण है, जहाँ विद्यार्थी ज्ञान की पूजा करते थे और शिक्षक देवता समान माने जाते थे। तिब्बत से आए भिक्षु, चीन से आए विद्वान, भारत के ऋषि, सभी एक ही चीज खोज रहे थे, सत्य, और वो था ज्ञान। जब ज्ञान भगवान के बराबर था, तब भारत विश्व गुरु था। आज भी अगर हम उसी परंपरा को समझें, तो ज्ञान फिर से मंदिर बन सकता है और दुनिया फिर से भारत को नमन कर सकती है। जब दुनिया अंधकार युग में थी, भारत गुप्त वंश के शासन में एक उज्जवल युग में प्रवेश कर चुका था। गुप्त सम्राटों ने विज्ञान, कला, ज्योतिष, गणित, दर्शन और साहित्य को राजकीय संरक्षण दिया। इसे ही इतिहासकार कहते हैं इंडियाज़ गोल्डन एज, यानी भारत का स्वर्ण युग। सम्राट कुमार गुप्त प्रथम ने 5वीं सदी के मध्य में नालंदा विश्वविद्यालय की नींव रखी। स्थान चुना गया बिहार के राजगीर और पाटलिपुत्र के बीच, एक सांस्कृतिक और बौद्धिक केंद्र, क्योंकि ये भूमि पहले से ही बुद्ध और महावीर की तपोभूमि रही थी। यहाँ शांति, साधना और ज्ञान का वातावरण था, एक आदर्श शैक्षणिक केंद्र के लिए। नालंदा सिर्फ एक विश्वविद्यालय नहीं था, ये एक पूरा ज्ञान नगर था। इसमें 9 विशाल भवन, 8 विशाल सभागृह, 100 से अधिक कक्षाएं, हजारों विद्यार्थियों के छात्रावास और सबसे खास 3 मंजिला भव्य लाइब्रेरी धर्मगंज शामिल थी। बस इसका फैलाव करीब 14 हेक्टेयर में था। आज के कई आधुनिक विश्वविद्यालयों से बड़ा। विश्वविद्यालय का अर्थ था दुनिया भर का ज्ञान एक स्थान पर। चीन, जापान, कोरिया, तिब्बत, श्रीलंका, मंगोलिया, इंडोनेशिया जैसे देशों से विद्यार्थी यहाँ शिक्षा लेने आते थे। शिक्षक कौन थे? संसार के सबसे बड़े बौद्ध विद्वान जैसे नागार्जुन, रसायन और दर्शन, धर्मपाल, आर्यदेव और बाद में हुएनसांग और इत्सिंग जैसे विदेशी यात्री। नालंदा में प्रवेश पाना आसान नहीं था, प्रवेश परीक्षा होती थी। सिर्फ मेधावी और सच्चे जिज्ञासु ही प्रवेश पा सकते थे। यहाँ बौद्ध धर्म के अलावा वेद, उपनिषद, सांख्य, योग, आयुर्वेद, गणित, तर्कशास्त्र और यहाँ तक कि भाषा, संगीत और कला भी सिखाई जाती थी। ज्ञान को जीवन का मार्ग माना जाता था, न कि नौकरी पाने का साधन। जब कोई ज्ञान का केंद्र बहुत ऊंचा उठता है, तो दुनिया की लालची शक्तियाँ उसे मिटाना चाहती हैं। नालंदा का तेज इतना बढ़ गया कि वो कुछ शासकों और आक्रमणकारियों के लिए खतरा बन गया। नालंदा की नींव ईंट की नहीं थी, वो थी विचार की। स्वर्ण युग इसलिए आया क्योंकि शिक्षा को सर्वोपरि रखा गया। आमतौर पर प्राचीन समय में शिक्षा गुरुकुलों, मठों या मंदिरों में दी जाती थी। छात्र आते, सीखते और वापस चले जाते। पर आवासीय विश्वविद्यालय, रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी का मतलब है विद्यार्थी वहाँ रहते भी हैं, खाना, रहना, पढ़ना सब एक ही स्थान पर होता है। शिक्षक और छात्र एक ही परिसर में रहते हैं, जिससे गुरु शिष्य परंपरा मजबूत बनती है। नालंदा विश्वविद्यालय सिर्फ एक संस्था नहीं थी, वो एक संपूर्ण शहर था, जहाँ करीब 10,000 छात्र, 2,000 शिक्षक रहते और साथ पढ़ते थे। ये दुनिया का सबसे पुराना और सबसे बड़ा आवासीय विश्वविद्यालय था, जिसकी कल्पना भी उस समय कोई नहीं कर सकता था। नालंदा में सभी विद्यार्थियों के लिए छात्रावास, हॉस्टल्स, भोजन व्यवस्था, पुस्तकालय और अध्ययन कक्ष, ध्यान, योग और चर्चा स्थल, बौद्धिक चर्चाएं और वाद विवाद के मंच,
विश्वविद्यालय का माहौल बिल्कुल आज के आधुनिक कैंपस जैसा था, मगर 1500 साल पहले, और ये सब बिना फीस के दिया जाता था। विद्या को जीवन की साधना माना जाता था, इसलिए जीवन भी वैसा ही था। धर्मगंज नालंदा की 3 मंजिला विशाल लाइब्रेरी थी। इसमें लाखों पांडुलिपियां थीं। दर्शन, आयुर्वेद, गणित, खगोल शास्त्र, ज्योतिष आदि विषयों पर। ये इतना समृद्ध था कि जब इसे जलाया गया तो महीनों तक जलती रही। इतनी बड़ी लाइब्रेरी आज भी कहीं नहीं पाई गई, वो भी 1200 साल पहले। नालंदा में छात्र सिर्फ भारत से नहीं, बल्कि चीन, जापान, कोरिया, तिब्बत, श्रीलंका, इंडोनेशिया, मंगोलिया जैसे देशों से आते थे। हुएनसांग और इत्सिंग जैसे प्रसिद्ध चीनी विद्वान यहीं पढ़े थे और उन्होंने इसकी महानता को पूरी दुनिया में फैलाया। ग्रीक अकेडमी, रोमन स्कूल या मिस्र की लाइब्रेरी कहीं भी आवासीय मॉडल नहीं था। नालंदा ने ये परंपरा शुरू की और बाद में तक्षशिला, विक्रमशिला ने इसे आगे बढ़ाया। आज के IITs, IIMs और ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड जैसे संस्थान भले ही आधुनिक हों, पर नालंदा 1500 साल पहले ही वो सब कुछ कर रहा था जो आज हम प्रगति मानते हैं। ये दुनिया को दिखाता है कि भारत सिर्फ ज्ञान का पुजारी नहीं, उसका निर्माता था। सोचिए, अगर नालंदा आज भी जीवित होता तो भारत की स्थिति क्या होती? क्या हम आज दुनिया को शिक्षा देने वाले बनते? अपने विचार नीचे कमेंट में जरूर बताइए। इतिहास के सबसे दुखद अध्यायों में से एक नालंदा विश्वविद्यालय, जो ज्ञान, दर्शन और संस्कृति का प्रतीक था, उसे जलाना सिर्फ एक हमले की घटना नहीं थी, बल्कि विचारों के विरुद्ध की गई सुनियोजित साजिश थी। किताबों को नहीं जलाया गया था, जलाया गया था सोचने की आजादी को। साल था 1193 ई, जब तुर्क आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी ने भारत पर हमला किया। उसने बिहार और बंगाल की ओर अपने सैन्य अभियान चलाए। नालंदा, विक्रमशिला और ओदंतपुरी ये तीनों ज्ञान के गढ़ थे, पर उसे इस ज्ञान की कोई कीमत नहीं लगती थी। कहा जाता है कि जब खिलजी ने नालंदा की इमारतें देखीं, तो उसने पूछा, ये क्या किला है? जवाब मिला, ये कोई किला नहीं, विश्वविद्यालय है। उसने क्रोधित होकर कहा, अगर ये किला नहीं तो फिर क्यों इतना विशाल है? इसे जला दो। लाइब्रेरी में लगी आग एक सभ्यता की चिता। नालंदा की सबसे बड़ी धरोहर थी धर्मगंज, एक 3 मंजिला विशाल पुस्तकालय जिसमें लाखों पांडुलिपियां, ग्रंथ और दुर्लभ ज्ञान संग्रह थे। बख्तियार खिलजी ने इसे जला दिया और आग लगातार कई महीनों तक जलती रही। क्यों? क्योंकि ताड़ के पत्तों और भोजपत्र पर लिखी पांडुलिपियां इतनी अधिक थीं कि वे आसानी से जलती रहीं और धीरे धीरे पूरे ज्ञान को राख में बदल दिया गया। क्या सिर्फ एक आक्रमण था या एक बड़ी साजिश? इतिहासकारों की माने तो नालंदा केवल एक विश्वविद्यालय नहीं, भारत की चेतना का केंद्र था। इसलिए इसे जलाना सिर्फ एक सैन्य विजय नहीं था, बल्कि एक सांस्कृतिक संहार था। ये एक संदेश था, तुम्हारी किताबें, तुम्हारा दर्शन, तुम्हारा ज्ञान हमारे धर्म और सत्ता के लिए खतरा है। ज्ञान से डरती है सत्ता। जब लोग पढ़ते हैं, सवाल करते हैं, तब उन्हें छूट से डराया नहीं जा सकता। यही वजह थी कि नालंदा को मिटाया गया, ताकि भारत की आने वाली पीढ़ियां भूतकाल की शक्ति को भूल जाएं और गुलामी को भाग्य समझने लगें। किताबें जलीं, पर विचार नहीं मरे। हुएनसांग और इत्सिंग जैसे यात्रियों ने जो भी नालंदा के बारे में लिखा, वो आज भी चीन और कोरिया में मौजूद है। संघर्षों, उनकी यात्रा वृत्तांतों ने दुनिया को बताया कि नालंदा क्या था, क्यों जलाया गया और क्यों हम इसे नहीं भूल सकते। राख में दबा भारत का स्वर्णिम अतीत। नालंदा की चिंगारी बुझी नहीं है, वो हर उस सोच में जिंदा है जो स्वतंत्रता, जिज्ञासा और विचार को महत्व देती है। उस आग ने ईंटें जलाई थीं, आत्मा नहीं। सिर्फ जलाना मकसद नहीं था, मिटाना मकसद था। बख्तियार खिलजी ने जब नालंदा को जलाया तो ये सिर्फ एक भवन नहीं जला, वो सदियों से संचित ज्ञान, संस्कृति और एक पहचान को मिटाना चाहता था। वो एक आग नहीं थी, वो एक सोच को जलाने का प्रयास था, और उस सोच का नाम था स्वतंत्र ज्ञान। नालंदा में पढ़ाए जाने वाले विषय क्या थे? वेद, उपनिषद, बौद्ध दर्शन, तर्कशास्त्र, विज्ञान, गणित, आयुर्वेद, खगोल शास्त्र और सबसे बड़ा विचार करने की आजादी। ये सब एक साम्राज्यवादी सोच के लिए खतरा थे।
जो सवाल पूछना जानता है उसे गुलाम नहीं बनाया जा सकता। सिर्फ खिलजी ही नहीं, दोष हमारा भी था। नालंदा उस समय अकेला नहीं था, उसके जैसे विक्रमशिला और ओदंतपुरी भी थे। लेकिन इन विश्वविद्यालयों की कोई सैनिक रक्षा नहीं थी, कोई ठोस सुरक्षा योजना नहीं थी। हमने शिक्षा को पूज्य माना लेकिन संरक्षित नहीं किया। अर्थात नालंदा गिरा नहीं, गिरा दिया गया हमारी लापरवाही से। मौन समाज सबसे बड़ा अपराध। जब बख्तियार ने नालंदा को जलाया, उस समय न कोई राजा आगे आया, न कोई योद्धा, न ही समाज ने कोई आवाज उठाई। एक्स कोई नालंदा बचाओ आंदोलन नहीं हुआ। एक्स कोई युद्ध नहीं लड़ा गया ज्ञान के लिए। तत् आग से ज्यादा खतरनाक थी हमारी चुप्पी। मिटाया गया इतिहास ताकि हम भूल जाएं। आज बच्चों की किताबों में नालंदा का एक पैराग्राफ भी मुश्किल से मिलता है, जबकि ये भारत का वो गौरव था जो दुनिया को विश्वविद्यालय का मतलब समझा रहा था। तत् इतिहास को लिखने वालों ने भी षड्यंत्र किया, नालंदा को इतिहास के कोने में डालकर हमारी स्मृति से मिटाने का। तो क्या सिर्फ आग थी वजह? एक्स नहीं, वजह थी एक क्रूर आक्रमण, भारत का बटा हुआ समाज, सत्ता का डर और हमारा खुद का ज्ञान के प्रति ढीला रवैया। तत् नालंदा की राख में सिर्फ किताबें नहीं थीं, हमारी लापरवाही भी थी। आग से नहीं, चेतना से जला नालंदा। नालंदा को किसी तलवार ने नहीं मारा, उसे हमने भुलाकर मार डाला। उसे किसी सैनिक ने नहीं मिटाया, बल्कि हमारी चुप्पी और असंवेदनशीलता ने मिटा दिया। इतिहास सिर्फ बताया नहीं जाता, समझा जाता है। अगर हमने नालंदा को समझ लिया तो शायद अगली पीढ़ी किसी नालंदा को खोने नहीं देगी। क्या आज नालंदा को फिर से जिंदा किया जा सकता है? नालंदा आज भी कुछ कहती है, वो खंडहर जो चुप नहीं है। जब आप बिहार के एक शांत से गांव बड़गांव के पास इन खंडहरों के बीच खड़े होते हैं तो ऐसा लगता है जैसे हवा भी कोई कहानी कह रही हो। ये सिर्फ ईंटें नहीं हैं, ये वो दीवारें हैं जो कभी ज्ञान से गूंजती थीं और आज भी हर पत्थर में सदियों पुराना ज्ञान बंद है। अगर सुनना चाहो तो नालंदा आज भी बोलता है। धधकती राख में भी यादें बची हैं। जहाँ कभी धर्मगंज नाम की विशाल पुस्तकालय जलाकर राख कर दी गई थी, आज भी उस जमीन पर जली हुई ईंटें, काले धब्बे और टूटी दीवारें उस त्रासदी की कहानी कहती हैं। ये खंडहर हमें चुपचाप कहते हैं, हम जल गए मगर ज्ञान की लौ अब भी जल सकती है। विद्यार्थियों की पदचाप अब भी है जमीन पर। कहा जाता है कि जिस रास्ते पर ह्वेनसांग चला था, जहाँ इत्सिंग ने ध्यान लगाया था, जिस प्रांगण में तर्क और दर्शन की गूंज थी, वहाँ आज भी यदि कोई साधना से, मौन से और श्रद्धा से चले तो वो उन पदचापों को महसूस कर सकता है। नालंदा कहता है, मेरे छात्र लौटेंगे, मेरी शांति फिर बोलेगी। इतिहास नहीं, प्रेरणा है नालंदा। नालंदा सिर्फ एक पुरातात्विक स्थल नहीं, ये भारत की शिक्षा की आत्मा है जो हमें बताती है कि हम क्या थे और फिर से क्या बन सकते हैं। हर युवा को, हर शिक्षक को, हर विचारशील व्यक्ति को नालंदा जाना चाहिए, क्योंकि ये एक स्मारक नहीं, एक शिक्षक है। जीवित हो रहा है नालंदा। आज भारत सरकार ने नालंदा यूनिवर्सिटी को एक नए अवतार में स्थापित किया है। राजगीर में 21वीं सदी के छात्र, वही भूमि, फिर से अंतर्राष्ट्रीय छात्र आ रहे हैं और ये सब नालंदा के खंडहरों को देखकर शुरू हुआ। जैसे वो ईंटें कह रही हों, मैं फिर से उठूंगा। नालंदा हमसे कहता है, अगर तुमने अपने ज्ञान की रक्षा नहीं की, अगर तुम फिर बंटे रहे धर्म, जाति, राजनीति में, तो अगला नालंदा फिर चलाया जाएगा और तब शायद मैं फिर नहीं बोल पाऊं। नालंदा आज भी कुछ कहती है। कभी किताबों के शहर को राख बना दिया गया था, मगर उसकी आत्मा अब भी जिंदा है और वो तुमसे कहती है, पढ़ो, सोचो और फिर कभी मत जलने देना। क्या हम आज भी अपने ज्ञान की उतनी ही रक्षा कर रहे हैं? अगर आज कोई और नालंदा जलाया जाए, क्या हम फिर भी चुप रहेंगे? क्या हम अपने बच्चों को उनके इतिहास से जोड़ रहे हैं या उन्हें सिर्फ नंबरों की दौड़ में धकेल रहे हैं? क्या तुमने कभी ऐसी कोई जगह देखी है जो आज भी कुछ कहती हो? अगर तुम्हें मौका मिले तो क्या तुम नालंदा जैसे विश्वविद्यालय को बचा पाओगे? नालंदा का धर्मगंज पुस्तकालय, जिसमें लाखों पांडुलिपियां थीं, जब उसे जलाया गया तो माना गया कि भारत का बौद्धिक प्रकाश बुझा दिया गया। लेकिन क्या सच में? किताबें जलीं, लेकिन जिन विचारों को उन्होंने जन्म दिया था वो राख में भी सांस लेते रहे।
किताबें सिर्फ माध्यम होती हैं, असली ताकत उस सोच में होती है जो शब्दों के पीछे छुपी होती है। जैसे बुद्ध का शून्य, शंकर का अद्वैत, चाणक्य की नीति, आर्यभट्ट का गणित, ये सब आज भी जिंदा हैं, भले ही उनकी मूल पांडुलिपियां राख हो चुकी हों। विचार को जलाया जा सकता है, लेकिन मिटाया नहीं जा सकता। जैसे ही कोई विचारक मिटाया जाता है, उसी वक्त उसकी सोच कई और लोगों में जन्म ले लेती है। नालंदा जलने के बाद चीन, जापान, तिब्बत, थाईलैंड में बौद्ध शिक्षा और भारतीय दर्शन और ज्यादा तेजी से फैलने लगा। जहाँ एक लौ बुझी, वहाँ हजारों दीपक जल उठे। खंडहर भी विचारों के गवाह हैं। आज नालंदा के खंडहर सिर्फ ईंट नहीं है, वो गवाह है उस सोच के जो कहती है, मुझे जलाया गया पर मेरी आत्मा अमर है। जिसने मुझे जलाया उसका नाम कोई नहीं जानता, लेकिन मेरी सोच आज भी करोड़ों मन में बसती है। सोशल मीडिया पर विचार रोके जाते हैं, किताबें बैन होती हैं, सच्चाई पर पर्दा डाला जाता है, लेकिन फिर भी हर समय कोई न कोई खड़ा हो जाता है, सच कहने, सोचने और दुनिया को जगाने के लिए, क्योंकि विचारों को कोई दीवार नहीं रोक सकती। नालंदा राख हो गया, लेकिन उसमें बसे विचार अमर हैं, क्योंकि जो सोचता है वो कभी मरता नहीं, और जो सच के लिए लड़ता है उसका नाम भले मिटा दो, उसकी सोच हर पीढ़ी में दोबारा जन्म लेती है।